डिटेक्टिव कोनन, डेथ नोट। अध्याय 31 से 31। मैं आपके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। कात्सुहिको मिनागावा ने अभी अभी अंतिम सांस ली। मृत्यु का कारण जहर प्रतीत होता है, संभवतः हाल ही में दी गई कोई दवा। श्रीमती वातानाबे योशिमी, आपने कहा कि आपके द्वारा उन्हें चॉकलेट देने के कुछ ही समय बाद वे बेहोश हो गए, सही कहा ना? कात्सुहिको मिनागावा मर गया था। इससे पहले जो चीख सुनाई दी थी वह वातानाबे योशिमी की थी, जो आंगन में उसके बगल में खड़ी थी। तभी उसने अचानक अपना गला पकड़ लिया और गिर पड़ा। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। प्रारंभिक बयान एकत्र करने और शव को स्थानांतरित करने के बाद इंस्पेक्टर मेगुरे ने बिना समय बर्बाद किए अपनी जांच शुरू कर दी। सभी को बैठक कक्ष में बुलाया गया था। हाँ, योशिमी ने सिसकते हुए सिर हिलाया। मैंने कात्सुहिको को कुछ चॉकलेट दी थी। वह सोफे पर बैठी थी, उसके कंधे कांप रहे थे। उसने बताया कि कॉफी ब्रेक के बाद वह उसे सांत्वना देने के लिए उसके पीछे बाहर गई थी। उसने उसे अपने हाथों से बनाई हुई चॉकलेट दी, लेकिन कुछ ही निवाले खाने के बाद वह बेहोश हो गया। इंस्पेक्टर मेगुरे ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और उसे संदेह भरी नजरों से देखा। घटना का समय और पीड़िता की आखिरी ज्ञात हरकतें सभी हाओमेई की ओर इशारा कर रही थीं। लेकिन उसका दुख वास्तविक लग रहा था और इसी बात ने मेगुरे को सोचने पर मजबूर कर दिया। कमरे के दूसरी ओर एडोगावा कोनन गहरी सोच में डूबा हुआ था। हाँ, योशिमी को शक तो था, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। घर में कई और संदिग्ध लोग भी थे। कई संभावनाएं थीं। पहली बार वह और हायाशी योशिकी बराबरी के स्तर पर खड़े थे। परंतु फिर, इंस्पेक्टर, क्या आप कॉफी और केक की जांच करवा सकते हैं? कोनन चौंककर ऊपर देखने लगा। यह हायाशी योशिकी थी। मेगुरे तुरंत मुड़ी। आपने कुछ देखा, योशिकी-सान? मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मुझे कोई निर्णायक सबूत मिला है, लेकिन कॉफी का स्वाद थोड़ा अजीब सा था, योशिकी ने शांत भाव से कहा। अजीब? मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। हाँ, मुझे तो यह ठीक लगा। वह शायद ध्यान आकर्षित करने के लिए नाटक कर रहा है। कई पार्टी में शामिल लोगों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। वाकामात्सु तोशिहिदे ने तो उपहास भरी हंसी भी हंस दी। योशिकी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी नोटबुक से नजरें ऊपर उठाईं और मिनागावा की मां की ओर देखा, जो अचानक तनावग्रस्त हो गई थी। फिर उसने अपना ध्यान सुसुमु की ओर मोड़ा, जो छोटा लड़का अभी भी अपना गाल रगड़ रहा था। सुसुमु, क्या तुम्हारे दांत में अभी भी दर्द है? हाँ। बच्चे ने अपना गाल ढकते हुए सिर हिलाया। दांतों में सड़न की समस्या से जूझते हुए तुम्हारी मां मिठाइयों को लेकर बहुत सख्त होगी, है ना? हाँ, उसने तुरंत जवाब दिया। बहुत ज्यादा मिठाई खाने से हालत और बिगड़ जाएगी। लेकिन जब तुम्हें कॉफी पीते हुए पकड़ा गया, तो उसने तुरंत तुम्हें केक खिलाया, योशिकी ने आगे कहा। महिला एकदम सख्त हो गई। और अभी-अभी, जब मैंने कहा कि मुझे मिठाई पसंद नहीं है और मैं बाद में केक चखने की कोशिश कर सकती हूं, तब भी आपने मुझे इसे चखने के लिए बार-बार आग्रह किया। उसने अपना मुंह खोला, पर कुछ नहीं कहा। देखिए, जब मैं मना कर देता हूं तो ज्यादातर लोग जिद नहीं करते, योशिकी ने कहा। उसने नरमी से कहा, लेकिन आपकी लगन ने मुझे उत्सुक कर दिया। मैंने इसे बनाने में बहुत समय बिताया है। हाँ, और यह बहुत ही बढ़िया केक था। स्वाद एकदम संतुलित था। वह रुका, फिर बोला, लेकिन मुझे आश्चर्य है। क्या वह जिद असल में यह सुनिश्चित करने का एक सूक्ष्म प्रयास था कि कात्सुहिको को छोड़कर बाकी सभी लोग इसे खा लें? कमरे में सन्नाटा छा गया। महिला ने अपनी आस्तीनें कसकर पकड़ लीं और अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। इंस्पेक्टर मेगुरे आगे बढ़े, उनकी आवाज अब तीखी थी। क्या आप कह रहे हैं कि कॉफी में जहर मिलाया गया था और केक में जहर का एंटीडोट हो सकता है? यह सिर्फ एक सिद्धांत है, योशिकी ने जवाब दिया। लेकिन यह समय के हिसाब से सही बैठता है। ये क्या बकवास है, किसी ने चिल्लाकर कहा। जांच करने में कोई हर्ज नहीं है। सबूत इकट्ठा करो, मेगुरे चिल्लाया। वह महिला उन्हें रोक नहीं सकी, उसके पास अब कोई बहाना नहीं बचा था। वह बस वहीं जम सी गई, जबकि अधिकारी जांच के लिए कप और प्लेटें इकट्ठा कर रहे थे। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। कोनन सन्नाटे में स्तब्ध होकर देखता रहा। बस इतना ही था। कोई लंबी चौड़ी खोजबीन नहीं, कोई नाटकीय खुलासा नहीं। बस यूं ही हायाशी योशिकी ने शांतिपूर्वक अपराध का रहस्य सुलझा दिया। कोई दिखावा नहीं, कोई एकालाप नहीं, बस शांत, सटीक अंतर्दृष्टि। अविश्वसनीय। कौन सा जासूस इस तरह के मामलों को सुलझाता है? मुझे तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। उसने योशिकी की ओर देखा, जो बिल्कुल बेफिक्र होकर चुपचाप अपनी नोटबुक में कुछ बना रहा था। कोनन ने अपने दांत पीस लिए और वह पहले से ही अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कोई वैकल्पिक सिद्धांत गढ़ने की हताश योजना बना रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद परीक्षण के परिणाम आ गए और योशिकी की बात की पुष्टि हो गई। कटौती।
कॉफी में जहर मिला हुआ था। सच्चाई का सामना करने पर मिनागावा की मां आखिरकार टूट गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ी और रोने लगी। मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। इंस्पेक्टर मेगुरे के आगे बढ़ने पर हथकड़ियां चमक उठीं। महिला ने सिसकते हुए अपना गुनाह कबूल किया। कात्सुहिको मिनागावा उनका जैविक बच्चा नहीं था। वह उसके दिवंगत देवर का पुत्र था। 7 साल पहले एक दुखद कार दुर्घटना के बाद उसने उसे गोद ले लिया था। लेकिन अब उसके पति का व्यवसाय दिवालिया होने की कगार पर था, इसलिए वह कात्सुहिको के माता पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत पर लालच करने लगी थी। और इस तरह उसने एक आदर्श अपराध की योजना बनाई थी। मामला बंद होने के बाद रैन और सोनोको चुपचाप बेचैनी के साथ उठे और जाने की तैयारी करने लगे। योशिकी ने उन्हें आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी और कहा कि बाहर जाने से पहले उसे शौचालय जाना है। जैसे ही वह गलियारे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि वाकामात्सु तोशिहिदे पास ही में मंडरा रहा है। मैंने आपकी बात सुन ली, श्री वाकामात्सु। हाँ। वाकामात्सु मुड़ा, स्पष्ट रूप से चिढ़ते हुए। योशिकी को देखकर उसने उपहास किया, तो क्या हुआ? कुछ खास नहीं, योशिकी ने अटूट मुस्कान के साथ कहा। लेकिन जो दूसरों को इतने आत्मविश्वास से कायर कहता है, उससे मुझे लगता है कि आप उस तरह के इंसान हैं जो खतरे से कभी पीछे नहीं हटते। मैं आपके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने हमेशा की तरह ही शांत, लगभग सौम्य स्वर में बात की। लेकिन वो मुस्कान, वो खूबसूरत, बेहद खूबसूरत मुस्कान, उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उन काली आंखों में कोई गर्माहट नहीं थी। क्या? वाकामात्सु ने पलकें झपकाईं, वह उस रहस्यमय टिप्पणी से पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। उसने बगल में थूका। योशिकी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस मुड़ा, अपना फोन निकाला और चुपचाप जिन द्वारा भेजे गए संदेश को डिलीट कर दिया। अध्याय 32 से 32, डेथ नोट का एक और उपयोग। टन 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 टन। छोटे से अपार्टमेंट में बियर का कैन पटकने की आवाज गूंज उठी। एक और कैन उठाते हुए वाकामात्सु तोशिहाइड ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और उसका आधा हिस्सा एक ही बार में पी गया। आह! उसने जोर से डकार ली और अपनी बाह के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा। बियर अब भी मनपसंद लगती है। पार्टी में उसने पहले जितनी शराब पी थी, उतनी उसने पी नहीं थी। पहली बात तो यह कि उसने रैन पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए होश में रहने की कोशिश की थी, और दूसरी बात यह कि उसे बाद में शराब पीने का मौका ही नहीं मिला। वो कमीना। आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है? उसने कैन का बचा हुआ सारा पेय एक ही घूंट में पी लिया, उसे मसल दिया और कोने में फेंक दिया। खाली कैनों के ढेर से टकराकर वह जोरदार आवाज के साथ गिरा। अब भी गुस्से में वाकामात्सु ने एक और बोतल खोली। उसे पूरा यकीन था कि इस बार वह रैन को हरा देगा। हालांकि उसने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, वाकामात्सु तोशिहिदे ने खुद को यकीन दिला दिया था कि वह उसे अभी तक अच्छी तरह से नहीं जानती है। उसके मन में वह आदर्श पुरुष था, लंबा, मजबूत, आत्मविश्वासी। ऐसा पुरुष जिसे महिलाएं पसंद करती हैं। वो सुंदर दिखने वाले लड़के बस कमजोर सजावट के सामान हैं। उन्हें हमेशा से यह विश्वास था कि दृढ़ता से किसी भी महिला के प्रतिरोध को तोड़ा जा सकता है। बस कोशिश करते रहो, जोर देते रहो। उन्होंने पहले भी ऐसा किया था। लेकिन तभी वह घमंडी, अभिमानी कमीना हयाशी योशिकी आ गया। इस विचार मात्र से ही उसका खून खौल उठा। जैसे ही उसने टीवी से अपना ध्यान हटाने के लिए रिमोट उठाया, एक हल्की सी क्लिक की आवाज ने उसे चौंका दिया। वह क्या था? वाकामात्सु कुछ देर रुका और ध्यान से सुनने लगा। आवाज सामने के दरवाजे से आ रही थी, खास तौर पर ताले के छेद से। कोई ताला तोड़ रहा है? इससे वह तुरंत होश में आ गया। वह एक पल के लिए स्थिर रहा, फिर अचानक ताला और जोर से खड़खड़ाने लगा, मानो बाहर खड़ा व्यक्ति अपना धैर्य खो रहा हो। वहां कौन है? वह उछलकर खड़ा हो गया और दरवाजे की ओर चिल्लाया। लेकिन जाने के बजाय ताला तोड़ने वाले के प्रयास और भी तेज हो गए। वाकामात्सु के शरीर में तनाव के कारण झुंझुनी सी महसूस हुई। धत तेरे की! कमरे पर नजर दौड़ाते हुए उसने देखा कि उसका एक भारी डंबल अव्यवस्था के बीच पड़ा हुआ है। उसने उसे उठा लिया और फिर दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। वहां एक आदमी खड़ा था जिसने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे, गंदा, भुला देने लायक। उसके हाथ में एक चांदी का चाकू चमक रहा था। बिना कुछ कहे वह आदमी अंदर चला गया। अरे! तुम ये क्या कर रहे हो? वाकामात्सु की आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। उसकी निगाहें चाकू पर टिक गईं। चुप रहो और अपना सारा पैसा मुझे दे दो। अभी! उस आदमी ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह चाकू लेकर आगे बढ़ा। चौंक कर और गुस्से से भरकर वाकामात्सु ने 20 पाउंड का डंबल फेंक दिया। वह आदमी बच तो गया, लेकिन अब वह क्रोधित हो चुका था। उसने उस पर झपट्टा मारा। तलवार उसकी ओर तेजी से बढ़ी। वाकामात्सु लड़खड़ाते हुए पीछे हटे, पास पड़ी वस्तु को उठाया और फेंक दिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने उसे रोका, वाकामात्सु ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने विशाल शरीर को आगे की ओर उछालकर चाकू छीन लिया। उस आदमी ने उस पर वार किया,
जिससे उसकी बाह पर खरोंच आ गई। खून की बूंदें दिखाई दी। लेकिन एड्रेनालाइन से भरपूर वाकामात्सु ने इसे अनसुना कर दिया। उसने हमलावर की कलाई को दोनों हाथों से जकड़ लिया और एक भालू की तरह अपने शिकार को गिराते हुए उस पर अपना पूरा वजन डाल दिया। तुम घटिया इंसान हो। हमलावर दहाड़ते हुए छटपटाने लगा और बेतहाशा हाथ पैर चलाने लगा। उसने वाकामात्सु के सिर पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वाकामात्सु पर जरा भी असर नहीं हुआ। शायद वह थोड़ा अचंभित था, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक जोरदार झटके से वाकामात्सु ने अपने प्रतिद्वंद्वी के हाथ से चाकू छीन लिया। जैसे ही हमलावर ने दोबारा झपट्टा मारा, श्का! चाकू उस आदमी के पेट में घुस गया। वाकामात्सु के हाथों पर चिपचिपी गर्माहट फैल गई। उसने सहज रूप से हाथ छोड़ दिया और घबराकर पीछे हट गया। वह आदमी पेट पकड़कर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। अरे! क्या तुम ठीक हो? वाकामात्सु हकलाते हुए बोला, उसकी आवाज कांप रही थी। परंतु फिर मदद करना! वह आदमी चीख उठा। वाकामात्सु की भयभीत निगाहों के सामने उस व्यक्ति ने दिल दहला देने वाली चीखें निकाली। रुको! मुझे बख्श दो! कोई मेरी मदद करो! मैं मारा जाऊंगा! क्या बकवास है? वाकामात्सु का दिल थम गया। दरवाजा खुला हुआ था। यह पहली मंजिल का फ्लैट था। पतली दीवारें। पड़ोसी अभी भी जाग रहे हैं। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा, उस आदमी ने अपने पेट से चाकू खींचकर निकाल लिया और उसे उसके गले में ठूंस दिया। श्क! उसके मुंह से गीली, गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली। वह लड़खड़ाया, फिर फर्श पर गिर पड़ा। मृत्यु भयावह है, लेकिन कभी कभी जीना इससे भी बदतर होता है। समय यातना बन जाता है। पल वर्षों की तरह खींचते हैं। डेथ नोट मौत को नियंत्रित करने का एक उपकरण है। लेकिन व्यापक परीक्षण के बाद हायाशी योशिकी ने एक अधिक सूक्ष्म उपयोग की खोज की, एक ऐसा उपयोग जिसमें सीधे तौर पर हत्या शामिल नहीं थी। फ्रेमिंग। आधुनिक समाज में अधिकांश लोग हत्या करके बच नहीं सकते। लेकिन अगर डेथ नोट किसी को जानबूझकर या छलकपट के जरिए किसी दूसरे के हाथों मरने के लिए मजबूर कर सकता है, तो बाकी का काम पुलिस और न्याय व्यवस्था पर छोड़ दिया जा सकता है। एक बेहद प्रभावशाली और भयावह चाल। बेकाचो 6 क्रोम के कोने पर एक वेंडिंग मशीन की हल्की रोशनी के नीचे हायाशी योशिकी हाथ में सोडा लिए खड़ा था और दूर चमकती लाल और नीली रोशनी को देख रहा था। निशिजाकी अपार्टमेंट के सामने भीड़ जमा हो गई थी। कमरा नंबर 203, उसने मन ही मन हल्की मुस्कान के साथ सोचा। उसके पीछे से एक और आवाज आई। हे प्यारी, आज रात अकेली हो? सलीके से कपड़े पहने और बालों को स्टाइल किए हुए एक ऑफिस में काम करने वाली महिला मुस्कुराते हुए उसके पास आई। नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, उसने लापरवाही से जवाब दिया। अरे, वो तो यहां नहीं है ना? क्यों न हम एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लें? माफ कीजिए, रुचि नहीं है। वह सहजता से मुड़ा और चला गया। भीड़ इमारत के पास ही इकट्ठी रही। कुछ लोग सुरक्षा द्वार से अंदर झांक रहे थे। अन्य लोग आपस में फुसफुसा रहे थे या अटकलें लगा रहे थे। हायाशी योशिकी अकेले ही चलते रहे और कदम बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी नोटबुक खोली। उसने कागज की एक छोटी सी पर्ची निकाली। योकोगावा नाओया। 14 फरवरी की शाम 20:34 बजे वह बेकाचो स्थित निशिजाकी अपार्टमेंट 6 से 72 पर पहुंचा। इलाके का जायजा लेने के बाद उसने 7वीं मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 203 को अपना लक्ष्य चुना। जब वह चोरी करने के इरादे से घर में घुसा, तो उसका सामना घर के मालिक से हुआ। हाथापाई के दौरान उसे उसी के चाकू से पेट में वार किया गया। फिर वह मदद के लिए चिल्लाया, मेरी मदद करो! रुको! मुझे छोड़ दो! कोई मुझे बचाओ! अंततः उसने उसी चाकू से अपने गले में वार करके आत्महत्या कर ली। क्लिक करें। उसने लाइटर को हल्के से जलाया। कागज में आग लग गई। राख हवा में उड़ गई। उत्तम! योकोगावा नाओया उन 2 लक्ष्यों में से एक था जिन्हें जिन ने निर्धारित किया था। एक कुख्यात गिरोह का सदस्य, ताला खोलने में माहिर, एक इस्तेमाल किया जा सकने वाला मोहरा। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। अध्याय 33 से 33, मिशन सफल। यदि किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो और वह गैरकानूनी उल्लंघन को रोकने के लिए उपाय करे जिससे अपराधी को नुकसान पहुंचे, तो इसे वैध आत्मरक्षा माना जाता है। लेकिन आत्मरक्षा के दायरे में आने वाली चीजों की स्पष्ट सीमाएं हैं। देर रात नाश्ते की मेज पर रसोई की हल्की रोशनी में किसाकी एरी ने हायाशी योशिकी को आत्मरक्षा कानून की अवधारणा को शांतिपूर्वक समझाया। उन्होंने आगे कहा, पहला, व्यक्ति को लगातार अवैध खतरे का सामना करना पड़ रहा होना चाहिए। दूसरा, बचाव की कार्रवाई सीधे तौर पर उस खतरे का मुकाबला करने वाली होनी चाहिए। और तीसरा, यदि अपराधी पहले से ही बेहोश है या गंभीर रूप से घायल है और पीड़ित हमला जारी रखता है, तो यह प्रतिशोध की श्रेणी में आता है, जो आत्मरक्षा नहीं रह जाती। यह अत्यधिक आत्मरक्षा है, जो कानून के तहत दंडनीय है। इसीलिए इन सीमाओं को जानना महत्वपूर्ण है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। आत्मरक्षा से संबंधित जापान के कानून सूक्ष्म और सख्त थे। आवश्यकता से अधिक होने पर एक न्याय संगत कार्य भी आसानी से आपराधिक बन सकता था।
वाकामात्सु तोशिहिदे के मामले में योकोगावा नाओया द्वारा अवैध रूप से घर में घुसपैठ करने के बावजूद मृत्यु से पहले मदद के लिए चिल्लाना और असहाय दिखना जैसे उसके अंतिम व्यवहार से मामला और जटिल हो जाएगा। आम जनता की नज़र में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने खुद को गले में चाकू मारा था। उसकी हताश चीखों की आवाज़ शायद सच्चाई पर भारी पड़ जाएगी। किसारागी ने कहा, कानूनी ज्ञान का थोड़ा बहुत ज्ञान होना निश्चित रूप से मददगार होगा, खासकर अगर तुम जासूस बनने की योजना बना रहे हो, योशिकी। कानूनी शब्दावली को याद करना एक दिन तुम्हारे काम आ सकता है। मैं इसके बारे में पढ़ने के लिए समय निकालूंगा, हयाशी योशिकी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने चाय की एक घूंट ली और कप में देखने लगा। हाँ, उसकी व्यवस्था भद्दी थी। डेथ नोट के माध्यम से योकोगावा नाओया को नियंत्रित करके घर में घुसपैठ करना, अराजक झड़प को भड़काना और यह सुनिश्चित करना कि वह अंततः खुद को मार डाले, यह उसकी सबसे बेहतरीन योजना नहीं थी। लेकिन उन्होंने मिहुआ शहर की पुलिस फोर्स पर भरोसा किया था, अधिक स्पष्ट रूप से उनकी अनुमानित अक्षमता पर। इसके अलावा जिन ने जो जानकारी भेजी थी वह इतनी विस्तृत थी कि उसमें यह भी शामिल था कि अपार्टमेंट के गलियारे में निगरानी कैमरे लगे हैं या नहीं। इससे काम आसान हो गया था। फिर भी हयाशी योशिकी ने मन ही मन सोचा कि उसे इस रणनीति का बहुत बार उपयोग करने से बचना चाहिए। एक बार की घटना को शायद नजरअंदाज कर दिया जाए, 2 बार होने की बात को नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे संदिग्ध यह कहने लगें कि मृतक ने लड़ाई के दौरान खुद को मार डाला, तो लोगों को एक पैटर्न नजर आने लग सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास फंसाने के लिए अब बहुत ज्यादा लोग बचे थे। शायद इसी बीच रात 1:12 बजे एक क्लासिक पोर्श 356 लगभग खाली राजमार्ग पर धीरे धीरे चल रही थी। मरम्मत के बाद मेरे भाई की कार वाकई पहले से ज्यादा सुचारू रूप से चलती है, वोडका ने ड्राइवर की सीट से सोचते हुए कहा। यात्री सीट पर बैठी जिन ने कार के अंतर्निर्मित लाइटर से सिगरेट जलाई और धीरे धीरे नियंत्रित धाराओं में धुआं बाहर निकाला। कल दोपहर 2 बजे तक नई सामग्री शेरी की प्रयोगशाला में पहुंचा दें, उन्होंने बिना ऊपर देखे कहा। समझ गया। संगठन का APTX 4869 पर शोध प्रगति पर था। इसके लिए नियमित रूप से विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती थी, जिनमें से अधिकांश सामान्य कानूनी तरीकों से प्राप्त नहीं की जा सकती थी। जिन ने इस समस्या का समाधान किया। उपन्यासकार के लिए कल अंतिम तिथि है ना? उन्होंने 5 दिन कहा था, लेकिन 2 दिन में काम पूरा करने का वादा किया था। जिन मुस्कुराया, फिर अपने अधीनस्थों से मिली रिपोर्टों को देखने के लिए उसने अपना फोन उठाया। एक संदेश सबसे अलग था। श्रीमान जिन, वाकामात्सु तोशिहिदे पर आत्मरक्षा में अत्यधिक हिंसा करने का संदेह है, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मृतक की पहचान योकोगावा नाओया के रूप में हुई है। जिनका आंखें सिकुड़ गईं। आज दोपहर ही हयाशी योशिकी ने उनसे वाकामात्सु तोशिहिदे, एक कॉलेज छात्र, की जांच करने के लिए कहा था। उसने कारण नहीं पूछा था, लेकिन एहतियात के तौर पर उसने अपने आदमियों को उस बच्चे पर नजर रखने का आदेश दिया था। और अब रिपोर्ट में दूसरा नाम योकोगावा नाओया उन 2 लक्ष्यों में से एक था जिन्हें जिन ने हयाशी को खत्म करने का काम सौंपा था। उन्होंने शांत भाव से उत्तर तैयार किया। पूरी जांच के साथ आगे बढ़े। योकोगावा नाओया मर चुका है। वोडा ने उधर देखा। किसी कॉलेज के छात्र ने उसकी हत्या कर दी। उसने आत्मरक्षा का दावा किया। वाकामात्सु तोशिहिदे? हाँ, वही जिसके बारे में हयाशी ने पहले पूछा था। जिन ने खिड़की नीचे की और अपनी आधी जली हुई सिगरेट को रात की हवा में फेंक दिया। गल्प। वोदका को बड़ी मुश्किल से निगला गया। उसने सोचा था कि शायद उपन्यासकार महज भाग्यशाली रहा हो, कि हो सकता है कि लक्षित व्यक्तियों में से किसी एक की मृत्यु संयोगवश हो गई हो। लेकिन अब यह तो संयोग नहीं था, वह एक सुनियोजित योजना थी। जिन नाम के जिस नए रंगरूट ने व्यक्तिगत रुचि दिखाई थी, वह उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक निकला। वोडका ने अपना ध्यान फिर से सड़क पर केंद्रित किया, जिससे पोर्श को सुचारू रूप से गति पकड़ने में मदद मिली। परंतु फिर रियरव्यू मिरर में एक लाल कार दिखाई दे रही थी। नजर आने लगा। वह बहुत तेज गति से चल रही थी। बहुत तेज। निश्चित रूप से 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार है और अभी भी बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? क्या वो आदमी इस समय ड्रैग रेसिंग कर रहा है? वोडका ने भौहें चढ़ाकर गाड़ी को बीच वाली लेन के करीब ले जाकर उसे आगे निकलने का रास्ता दिया। लाल रंग की गाड़ी लाल परछाई की तरह तेजी से गुजरी, मानो लेन बदलने का संकेत दे रही हो। लेकिन कार अचानक दाईं ओर मुड़ गई और बुरी तरह से अगल-बगल हिलने लगी। आगे बाधा है, जिन ने बुदबुदाया। गति कम करो। वोदका की रफ्तार पहले ही धीमी हो रही थी। लाल रंग की कार बेकाबू होकर घूमी, सड़क पर फिसलती हुई दाहिनी ओर की रेलिंग से टकरा गई, खास तौर पर उससे रहस्यमय तरीके से बंधी एक स्टील की पाइप से। धमाके की गूंज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। लाल रंग की कार अचानक रुक गई, उसके बोनेट से धुआं निकल रहा था। अंदर खिड़कियों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। स्टील का पाइप सीधे ड्राइवर की खिड़की से होते हुए ड्राइवर के सिर में जा घुसा था। जिन और वोदका की गति बिल्कुल धीमी हो गई। भाई! वोदका की आवाज भारी थी।
दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, उनकी आंखों में भावहीनता झलक रही थी। यह दृश्य भयावह था, लेकिन आकस्मिक नहीं था। बिल्कुल नहीं। और फिर जिन के फोन में वाइब्रेशन हुई। एक नया संदेश। मिशन पूरा हुआ। शुभ रात्रि। यह हायाशी योशिकी की रचना थी। अध्याय 34 से 34, अभिलेखन। सुबह 8:37 बजे हायाशी योशिकी ने अपनी आंखें खोली। अपनी रोजाना की सुबह की दिनचर्या, नहाना, तैयार होना और कपड़े पहनना पूरी करने के बाद उसने अपना फोन चेक किया। सोमवार। कोई नया संदेश नहीं। मिशन पूरा होने की सूचना देने के बाद भी जिन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। ऐसा नहीं था कि उसे इसकी उम्मीद थी। उसके नाश्ते में एक कप कॉफी और टोस्ट के 2 टुकड़े थे। फिर वह बाहर निकल गया। आज उनके सामने 2 कार्य थे। मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग में अपना बयान दर्ज कराएं और एक जासूस के रूप में पंजीकरण कराएं। गाड़ी खरीदने के लिए अलग अलग जगहों पर पूछताछ करें। मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के सामने हायाशी का स्वागत ठीक समय पर एक साफ सुथरे युवा अधिकारी ने किया। आप हायाशी योशिकी होंगे, है ना? मैं जांच विभाग 1 से ताकागी वतारू हूं। कृपया इधर आइए। धन्यवाद, ऑफिसर ताकागी। पुलिस विभाग का आंतरिक भाग हायाशी की अपेक्षा से अधिक उज्ज्वल और आधुनिक था। जांच विभाग का कार्यालय एक विशिष्ट कॉर्पोरेट कार्यस्थल जैसा दिखता था। यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक साफ है, उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। मुझे लगा था कि अपराध जांच कार्यालय सिगरेट के धुएं और अव्यवस्था से भरा होगा। यह तो कई फिल्मों में दिखाया जाने वाला एक खिसापिटा नजरिया है, ताकागी ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर वह थोड़ा झुककर रहस्यमय अंदाज में बोला, वैसे हम दोनों के बीच ओसाका विभाग शायद इस छवि पर खरा उतरता हो। सच में? मैं भी एक दिन ऐसा दिखना चाहूंगा। हायाशी मुस्कुराया, उसे हंसी आ रही थी। उसने अफवाहें सुनी थीं, ओसाका के अधिकारी अपनी उग्रता के लिए कुख्यात थे। वे जोर से बोलते थे, उद्दंड थे और कभी कभी तो उन गैंगस्टरों से भी ज्यादा गुंडे जैसे थे जिनका वे पीछा करते थे। ताकागी ने अपनी मेज पर कुछ फाइलों को पलटा। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आप 3 मामलों में शामिल रहे हैं। बेका टीवी स्टेशन का मामला, ओकिनो योको घटना, मिनागावा के घर पर वैलेंटाइन डे के दिन हुई घटना। चलिए कालानुक्रमिक क्रम में चलते हैं, हायाशी ने विनम्रतापूर्वक कहा। हालांकि वैलेंटाइन डे की घटना सबसे पहले 14 फरवरी को हुई थी और अन्य घटनाएं मार्च में हुईं, फिर भी ताकागी ने टीवी स्टेशन मामले से शुरुआत की, फिर योको ओकिनो मामले से और अंत में मिनागावा घटना से। इससे हायाशी के सिद्धांत की पुष्टि हुई। इस दुनिया में कैलेंडर की तारीखें स्थिर नहीं थीं, समय पृष्ठ पर लिखे अंकों के अनुसार नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार चलता था। उन लोगों के बारे में जो इसे जी रहे हैं। मुझे यह जांचना होगा कि क्या यह समय संबंधी विसंगति डेथ नोट को प्रभावित करती है। उन्होंने मन ही मन आगे की जांच की आवश्यकता को महसूस किया। तीनों बयान दर्ज करने के बाद ताकागी ने कागजात समेटे और उनसे हाथ मिलाने के लिए खड़े हो गए। एक बार फिर धन्यवाद, श्री हायाशी। आपने बहुत मदद की है। मुझे खुशी हुई। ओह, और जब मैं यहां हूं, तो मैं खुद को एक निजी जासूस के रूप में पंजीकृत कराना चाहूंगा। आह! ताकागी अनिश्चित लग रहा था। एक पल रुकिए, मैं किसी अधिक अनुभवी व्यक्ति से पूछ लेता हूं। ईमानदार और विनम्र। कुछ मिनट बाद ताकागी एक आत्मविश्वास से भरी दिखने वाली महिला के साथ लौटा, जिसकी आंखें तेज थीं और जिसके व्यक्तित्व में एक गंभीर भाव था। नमस्कार, मैं सातो मिवाको हूं। अधिकारी सातो। हायाशी ने उससे हाथ मिलाया। ताकागी अभी नया है। मैं पंजीकरण करवा लूंगी, उसने अपनी दराज से एक फॉर्म निकालते हुए कहा। आप मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग में निजी जासूस के रूप में आधिकारिक तौर पर पंजीकृत होना चाहते हैं, है ना? यह सही है। कोगोरो मोरी ने मुझे ऐसा करने की सलाह दी थी। प्रसिद्ध स्लीपिंग कोगोरो, है ना? ताकागी ने पलकें झपकाईं। उसने हाल ही में उस नाम को खबरों में काफी सुना था और इसका श्रेय निश्चित रूप से पर्दे के पीछे काम कर रहे एक खास छोटे कद के प्रतिभाशाली व्यक्ति को जाता है। सातो मुस्कुराया। यह प्रक्रिया काफी हद तक प्रतीकात्मक है। हम जासूसों को लाइसेंस तो नहीं देते, लेकिन रिकॉर्ड जरूर रखते हैं। इस तरह, अगर किसी मामले के दौरान आपके नाम का कोई व्यक्ति सामने आता है, तो हमें पता चल जाता है कि आपको संदिग्ध व्यक्ति नहीं मानना है। और मुझे लगता है, हायाशी ने कहा, आप पीछा करने या मामूली निगरानी जैसी विधियों के प्रति अधिक उदार होंगे? बिल्कुल सही। पुलिस इस तरह के तरीकों को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन जब तक आप गंभीर कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम आमतौर पर अनदेखी कर देते हैं। और अगर कोई मामला विशेष रूप से कठिन हो जाता है, तो आप हमसे मदद भी मांग सकते हैं। सातो ने स्वीकार किया, यह दुर्लभ है, लेकिन संभव है। वैसे भी, हमें आप जैसे कुशल व्यक्तियों का पंजीकरण पाकर खुशी है। इस दुनिया में जासूसों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच एक असामान्य सहजीवन बना हुआ था। इसी वजह से कोगोरो मोरी अपराध स्थलों पर मौजूद रह सकते थे, टिप्पणी दे सकते थे और कभी कभी जांच का मार्गदर्शन भी कर सकते थे। यहां तक कि ओसाका में भी पुलिस अधीक्षक के बेटे हत्तोरी हेइजी को क्षेत्रीय जांच के दौरान अधिकार प्राप्त था। तो हाँ, हायाशी योशिकी के लिए भी ऐसा ही करना स्वाभाविक ही था। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग में उनका नाम औपचारिक रूप से दर्ज किया गया था।
चूंकि सातो मिवाको उनकी फाइल की प्रभारी थीं, इसलिए उन्होंने संपर्क जानकारी का भी आदान प्रदान किया। ताकागी थोड़ी असमंजस में दिख रही थी। जाते समय हयाशी ने उसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। सुबह के 10 बज चुके थे। कुछ कारों को देखने के लिए दिन में अभी काफी समय बचा था। शुरू में तो वह तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक दुनिया की तकनीक इतनी उन्नत न हो जाए, कोई अधिक कुशल चीज, कोई ऐसी चीज जो बिजली क्रांति के करीब हो। लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि कार के बिना जीवन कितना असुविधाजनक था। और संगठन द्वारा नियमित रूप से दिए जाने वाले मुआवजे की बदौलत इसे खरीदना कोई समस्या नहीं होगी। अध्याय 35 से 35, अटकल, कोइजुमी अकाको। टोक्यो इतना विशाल था कि बेइका शहर में कुछ समय रहने के बाद भी हयाशी योशिकी शायद ही कभी उस जिले से बाहर निकले थे। लेकिन कार चुनना सिर्फ सुविधा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। आज वह बहुत दूर निकल आया था, इतना दूर कि उसने मिहुआ को पूरी तरह से छोड़ दिया और एकोडा में प्रवेश किया और फिर आगे तोशिमा वार्ड की ओर बढ़ गया। वह पहले ही कई 4S डीलरशिप का दौरा कर चुका था। सभी विकल्पों में से एक कार सबसे अलग थी। एक मर्सिडीज बेंज ई क्लास W210, वही मॉडल जिसे इनिशियल डी में नात्सुकी के पिता ने चलाया था। उस याद से उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। A86 चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, वह नात्सुकी द्वारा चलाई जा रही बेंच को पीछे नहीं छोड़ सकती। हालांकि यह मीम एक मजाक था, लेकिन योशिकी वास्तव में कार के प्रदर्शन और भव्यता के कारण उसकी ओर आकर्षित हुए थे। शाम 4:51। हायाशी योशिकी एकोडा शहर की एक व्यावसायिक सड़क पर घूम रहे थे। इस दुनिया में आने के बाद यह उनकी पहली बार यहाँ यात्रा है। अपरिचित सड़कें, अलग अलग तरह की भीड़ और खासकर विभिन्न प्रकार की स्कूल यूनिफॉर्म जो ताइतान की यूनिफॉर्म से बिल्कुल अलग थीं, ने उनकी इंद्रियों को तरोताजा कर दिया। यह एक सुखद विदेशी अनुभव था। वह एक पेय लेने के लिए एक सुविधा स्टोर में दाखिल हुआ और अखबार स्टैंड पर लापरवाही से नजर डाली। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ की कहानियां अलग थीं। बेइका में सुर्खियां हमेशा खौफनाक अपराधों और नाटकीय जासूसी कारनामों से भरी रहती थी। लेकिन यहाँ बच्चे ने एक और नोटिस जारी किया। काइतो किड ने फिर से उड़ान भरी। इंस्पेक्टर नाकामोरी का जवाबी हमला। काइतो बनाम पुलिस, अगला लक्ष्य, एक संग्रहालय का अनमोल रत्न। सभी आकर्षक शीर्षक एक ही नाम के इर्द गिर्द केंद्रित थे, काइतो किड। तो यह उसका शहर था। वह कुख्यात प्रेत चोर जो तमाशे, छल और भव्य भ्रमों में माहिर था। हायाशी हमेशा से काइतो किड, कुरोबा काइतो, जो मूल किड का बेटा था, से परिचित थे। किड की कहानी एडोगावा कॉनन की समयरेखा से भी पहले की है, हालांकि मुख्य श्रृंखला में दोनों का टकराव हो चुका है। अंततः उनके रास्ते आपस में मिलने ही थे। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला, पास में खड़ी हाई स्कूल की लड़कियों के एक छोटे समूह ने अपनी जीवंत बातचीत से उसका ध्यान आकर्षित किया। वह आज फिर यहाँ है। कौन? क्रिस्टल बॉल वाली ज्योतिषी। ओह, वो रहस्यमय जो धुएं में गायब हो जाता है। हाँ, उसने मेरी दोस्त को कबूलनामा करने के लिए कहा और यह काम कर गया। लेकिन उसके तुरंत बाद वह गायब हो गई। भविष्य कथन। तोशिमा में इससे एक बहुत ही विशिष्ट अनुभूति हुई। मुझे एक लाल बालों वाली चुड़ैल की याद आई। जिज्ञासावश हयाशी योशिकी उन लड़कियों के पीछे पीछे चल पड़ा जो उत्साह से दौड़ रही थी। कुछ देर बाद एक सुशी रेस्टोरेंट के बगल में एक संकरी गली में उसे वह मिल गया। एक विचित्र संरचना, यह एक स्टॉल से अधिक एक वेदी जैसी थी। एक ऊंची, गहरे रंग की मेज जिस पर 4 सर्पाकार नक्काशी की गई थी, जिनमें से प्रत्येक का सिर एक केंद्रीय क्रिस्टल गेंद के चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से लिपटा हुआ था। इसका वातावरण नाटकीय, रहस्यमय और निस्संदेह जादुई था। मेज पर एक लबादा ओढ़े महिला खड़ी थी जो पूरी तरह से भूरे रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा कबूलनामा सफल होगा या नहीं? एक आशावान हाई स्कूल की छात्रा ने पूछा। लबादा ओढ़े महिला ने अपनी उंगलियों को क्रिस्टल बॉल पर हल्के से रखा और अभ्यासपूर्ण कुशलता से उसे गोल गोल घुमाया। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उस लड़के की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। क्या? क्यों? लेकिन अगर आप इंतजार करने को तैयार हैं, तो वह जल्द ही रिश्ता तोड़ देगा। वास्तव में? हाँ, क्योंकि वह धोखा दे रहा है। और वह तुरंत किसी और के साथ रिश्ता शुरू कर देगा। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। हायाशी ने अपनी मुस्कान को दबा लिया। यह थोड़ा क्रूर है। लेकिन उसकी सीधी सादी बात कहने के बावजूद लड़की के पीछे लोगों की एक लंबी कतार लग गई, जिनमें ज्यादातर किशोर लड़कियां थीं और कुछ दफ्तर में काम करने वाले लोग भी थे। स्पष्टतः यह एक स्थानीय किंवदंती थी। तोशिमा में फुसफुसाते हुए कहा जाने वाला नाम मायावी ज्योतिषी है। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आई थी या उसकी उम्र कितनी थी। लेकिन उसकी भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक रूप से सटीक होती थीं। वह जितनी अचानक प्रकट होती थी, उतनी ही अचानक गायब भी हो जाती थी, मानो लोक कथाओं की कोई आत्मा हो। हायाशी कतार में लग गया। लबादे के नीचे कोइजुमी अकाको खूब आनंद ले रही थी। रेड मैजिक वंश की उत्तराधिकारी होने के नाते अकाको रसायन विद्या, मंत्र विद्या और विशेष रूप से भविष्यवाणियों में पारंगत थी। इस तर्कसंगत युग में जादू की भी अपनी सीमाएं थीं।
लेकिन भविष्यवाणियां एक दुर्लभ अपवाद बनी रहीं, यह आधुनिक संशयवाद को दरकिनार करते हुए लोगों की नजरों से बच सकती थी। अगला, उसने ऊपर देखे बिना कहा, क्या आप मुझे किसी का असली नाम पता लगाने में मदद कर सकते हैं? वह जम सी गई। क्या आप कोई नाम ढूंढ रहे हैं? यह असामान्य था। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और अपने सामने खड़े आदमी पर एक नजर डाली। और फिर सब कुछ उलट-पुलट हो गया। जीवंत दुनिया एक रंगी दुनिया में सिमट गई। कोइजुमी अकाको की आंखें उसके हुड की छाया के पीछे चौड़ी हो गईं। उसके सामने मौजूद व्यक्ति में एक ऐसी उपस्थिति थी जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। मौत। घुटन भरी, पूर्ण शांति। एक शून्य जैसी अंतिम परिणति की आभा जिसने हवा से रंग छीन लिया। और उसकी आंखें, वे काले नहीं थे, बल्कि खून जैसे लाल थे, जो अंधेरे में डूबे माणिक्य की तरह चमक रहे थे। पूर्ण मौन की आंखें। ऐसी आंखें जिनका कोई भविष्य नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई दया नहीं। अकाको की धड़कन अनियमित हो गई। यह आदमी खतरनाक है। जादूटोने की पीढ़ियों से विकसित उसकी छठी इंद्री उसे चीख-चीख कर चेतावनी दे रही थी। उसे नाराज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का असली नाम जानना चाहते हैं, तो आपको उनकी कोई निजी वस्तु चाहिए होगी। कोई निजी चीज। कोई ऐसी चीज जिसमें उनका सार समाहित हो। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर कांप रही थी। हायाशी योशिकी ने हल्की सी मुस्कान दी। तो यह संभव था। सच्चे नामों का पता लगाने की एक विधि। उसने क्रिस्टल बॉल पर रखी पतली हथेलियों का निरीक्षण किया। आभा का, व्यवस्था का। इसमें कोई संदेह नहीं था। कोइजुमी अकाको। ठीक है। जब मुझे कुछ उपयुक्त मिलेगा तो मैं वापस आऊंगा। बिल्कुल। बस चले जाओ, बस छोड़ दो, उसने मन ही मन विनती की। वह एक तरफ हट गया, जिससे लाइन में अगले व्यक्ति के लिए जगह बन गई। कोइजुमी अकाको तुरंत खड़ा हो गया। आज के लिए बस इतना ही। भविष्यवाणी यहीं समाप्त होती है। भीड़ में हैरानी और शिकायतों की लहर दौड़ गई। लेकिन वह मायावी ज्योतिषी अचानक चले जाने के लिए जाना जाता था। जैसे ही भीड़ निराशा में बड़बड़ाने लगी, अचानक बैंगनी धुएं का एक गुबार उठा और वह गायब हो गई। हायाशी योशिकी, जो शांत भाव से देख रहा था, ने अपने संदेह की पुष्टि की। आखिरकार वह वही थी। उसे कोइजुमी अकाको के साथ जल्द से जल्द संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होगी।